Hello students, welcome in Bright Coaching Classes. Myself Deepak Kumar Sharma. So today I will discuss question number 5. मीटर ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशन. ये मैंने शॉर्ट में एक हेडिंग लिखा हुआ है यहाँ पर. तो जो मैंने पीडीएफ की फाइल दे रखी है, जो क्वेश्चंस की फाइल है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से, उसमें आपने ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है. लेकिन ये जो टॉपिक है, इसी टॉपिक का जो आंसर है वही इन सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा. तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि बोर्ड के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा लेंथी होते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनते हैं. तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लें. तो क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे. अब मैंने पीडीएफ फाइल दे रखी है, स्टडी मटेरियल में डली हुई है. मैं डिस्कस कर रहा हूं इसके आंसर पर. तो मैंने एक याद रखने के लिए एक टॉपिक यहाँ पर लिख दिया है कि हम जो डिस्कस करेंगे वो मीटर ब्रिज पर करेंगे और उसकी एप्लीकेशन पर करेंगे. तो क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर एक ही होगा. तो उसी आंसर पर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर को. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बात करेंगे मीटर ब्रिज की. तो व्हाट इज द मीटर ब्रिज? तो पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द मीटर ब्रिज या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज. तो ये सब कुछ यहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें मैंने डिस्कस किया था व्हीट स्टोन ब्रिज को. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज. व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है. और जो मीटर ब्रिज है वो इसी तरीके से बनाया गया है जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज होता है. तो मैं यहां पर अभी डायग्राम बनाता हूं और आपको कंपेयर करके दिखाता हूं कि व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं, किस तरीके से वो काम करेंगे, ये अब हम यहां पर देखते हैं. तो कल आपको याद होगा कि कल के लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था कि 4 रेजिस्टेंसेस मैंने यहां पर आपको बताए थे. ये मैं रफली बना रहा हूं पहले समझाने के लिए कि 4 रेजिस्टेंसेस आपके पास थे PQRS. कनेक्ट थे एक बैटरी से, यानी वोल्टेज की बैटरी से. और यहां पर जो ये एंड पॉइंट था हमारा A, B, C और D, ये 4 पॉइंट थे. वहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा था हमने इस जगह पर. अब इसी व्हीट स्टोन ब्रिज को मीटर ब्रिज में हम कैसे शो करेंगे? तो मीटर ब्रिज अब हम यहां पर बनाने जा रहे हैं. तो मीटर ब्रिज के लिए हमें क्या करना होगा, एक L स्ट्रिप हमने कॉपर की ली हुई है, एक यहां पर ली है, एक I स्ट्रिप और है हमारे पास कॉपर की, और फिर एक L स्ट्रिप है. ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है, इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी आता है. तो इसी के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली सब कुछ इसी के एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ आ जाएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से इसको समझना है. तो 2 L स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड 1 I स्ट्रिप ऑफ कॉपर, ये हमने यहां पर ली हुई है. ये इनके पॉइंट्स होते हैं. जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो यहां पर ये एक जो है वुड के पूरे उस पर बना होगा, उस पर एक स्केल भी लगा होगा. यहां पर यहां से यहां तक एक स्केल भी लगा होता है 1 मीटर का. तो ये एक स्केल हो गया है यहां पर 1 मीटर का, इस टाइप से, जिस पर हमें रीडिंग नोट करनी होगी. स्केल भी ये 2 टाइप से होते हैं. अगर आप, अभी मैं बताता हूं आपको कि स्केल का क्या होता है. स्केल में यहां से, अगर यहां से 0 से स्टार्ट होता है, यहां 100 सेंटीमीटर तक जाता है. फिर ये इधर भी स्टार्ट होता है 0 से और यहां पर 100 सेंटीमीटर जाता है. तो अब आपको समझना है कि 0 to 100 ये दोनों उल्टे क्यों दे रखे हैं. तो इसका मेन रीजन ये होता है कि अगर आप मेजरमेंट यहां से कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 100 सेंटीमीटर, तो इस तरफ अगर इस डायरेक्शन में आप मेजरमेंट करते हैं तो आप ऊपर वाले स्केल को पढ़ेंगे. और जब आप वापसी आते हैं, उधर से रिटर्न हो रहे हैं, तो उधर से मेजरमेंट स्टार्ट होता है. तो मान लिया अगर कोई वायर डबल उससे है, अगर मान लिया हम उसको मेजरमेंट कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर में ज्यादातर ये यूज होगा. मीटर ब्रिज में ये एक ही तरफ से मेजरमेंट होगा क्योंकि हमारे पास एक ही वायर है. लेकिन क्वेश्चन आया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. अगर उधर से मेजरमेंट करते हैं तो नीचे वाला स्केल यूज करेंगे, और अगर इधर से मेजरमेंट करते हैं तो ऊपर वाला स्केल यूज करेंगे. अब आप देखिए यहां पर जो है ये हमारे ब्लैंक ब्लॉक है और इन्हीं ब्लॉकों को हमें यूज करना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है. तो ये जो पॉइंट है हमारा, यहां से एक गैल्वेनोमीटर पहले हम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, और इस गैल्वेनोमीटर से हम एक वायर लगाएंगे. अच्छा, यहां पर एक वायर भी हमें कनेक्ट करना होगा. ये वायर होता है 1 मीटर का वायर होता है. ये A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक एक वायर है.
मैग्नीन का वायर है ये। अब मैग्नीन का वायर क्यों यूज करते हैं वो मैं कल के क्वेश्चन में जवाब दे चुका हूं कि मैग्नीन जो होता है उसकी लो रेजिस्टिविटी होती है और टेम्परेचर का इफेक्ट कम होता है उस पर, तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है और मिनिमम रहता है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस होने के कारण मैग्नीन का यूज करते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी है जो इसी क्वेश्चन में अटैच्ड है कि कॉपर की ये जो थिक स्ट्रिप्स हैं हमारे पास, ये क्यों ली गई हैं? तो थिक स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर शोज लो रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टिविटी। तो ये लो रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टिविटी को शो करती हैं। तो इसमें क्या होता है, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना हमारा जो करंट है वो ज्यादा फ्लो होगा, वेस्ट नहीं होगा और हमारी रीडिंग एक्यूरेट आएगी। तो लो रेजिस्टेंस होता है इन स्ट्रिप्स का, इसलिए इनको हम यूज करते हैं कॉपर को। और वैसे भी कॉपर जो है एल्युमिनियम के कंपेयर में लो रेजिस्टिविटी लो रेजिस्टेंस शो करता है, इसलिए हम कॉपर के ही एपरेटस, कॉपर के ही अप्लायंसेस जो होम अप्लायंसेस होते हैं उनको यूज करते हैं। तो ये इसका एक आंसर है कि कॉपर को क्यों यूज करते हैं। बट यहाँ पर हमने मैग्नीन को यूज किया है। मैग्नीन को यूज करने का मेन रीजन है कि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही लो है। जब हम इसके अंदर करंट फ्लो करेंगे या डीसी सप्लाई फ्लो करेंगे तो रेजिस्टिविटी लो होगी, तो हमारा पोटेंशियल जो होगा या हमारा जो करंट फ्लो होगा वो इजीली फ्लो होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी सर्किट को मैं यहां पर शो कर रहा हूं। तो मैंने कि अब अगर आप मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 2L स्ट्रिप और 1I स्ट्रिप अरेंज्ड ऑन ए वुडन ब्लॉक और स्केल, a meter scale attached it, a wire A to B made of the material of मैग्नीन। तो इस तरीके से शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में आप उसको कंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए। देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें आपको उनको थोड़ा डिस्क्राइब करना होता है। तो डिस्क्राइब करने के लिए आपको अपनी लैंग्वेज का यूज करना होता है। तो क्वेश्चन को ज्यादा लिखना, फालतू ना लिखने के अलावा इसको अगर आपने अच्छे करके लिखना है तो उसका मैंने एक तरीका आपको बताया है कि उसी से अकॉर्डिंग, उसी से रिलेटेड लिखिए ताकि आपको एग्जामिनर उसी से रिलेटेड आंसर देगा, उसी से रिलेटेड आपको मार्क्स देगा। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, पूछ कुछ और रहा है, लिख कुछ और रहे हैं, तो कॉपी भरने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। मार्क्स मिलेंगे आपको उससे रिलेटेड लिखने से, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बोर्ड में ध्यान रखनी है। तो हमने यहाँ पर एक वायर ले लिया है ए बी और यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया। तो देखिए ये गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ये गैल्वेनोमीटर मान लिया हमने। अभी जो ब्लॉक है हमारे, ये पी और क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज ये पी, ये क्यू। तो इस ब्लॉक पर, ये जो पहला ब्लॉक है, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी से इसको हम इंडिकेट करते हैं। आरबी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स का मीन से होता है कि नॉन रेजिस्टेंस, यानी कि हम इसमें से जो भी रेजिस्टेंस निकालेंगे वो रेजिस्टेंस हमें पता होगा कि कितने ओम का है। तो आरबी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स, तो यानी कि हमें ये वाला वैल्यू पता है। अच्छा, यहां पर जो है जिस वायर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसको हम यहां पर लगाएंगे। ये अननोन रेजिस्टेंस है। हमारा जो एप्लीकेशन है वो यही बोलता है कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का यूज करके हमें अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो ये वो अननोन वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। गैल्वेनोमीटर यहां पे लगा है। अब हमें क्या करना होता है कि ये फर्स्ट और लास्ट एंड जो ये आप देख रहे हैं ये बैटरी से कनेक्ट है। तो ये जो फर्स्ट और ये लास्ट एंड है ये भी हमें बैटरी से कनेक्ट करना है। तो यहां से हमने एक कनेक्ट यहां से, एक कनेक्ट यहां से किया और नीचे से इसको हमने बैटरी से कनेक्ट करेंगे। लेकिन बैटरी कनेक्ट करने से पहले हमें यहाँ पर एक की लगानी होगी और की के बाद फिर यहाँ पर हम एक बैटरी का यूज करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये बैटरी जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पर कनेक्ट हो गई है। तो की इसलिए लगाई जा रही है कि जब भी कभी हम इंस्ट्रूमेंट वर्क करते हैं तो हम हमेशा उसको प्लग को अगर लगा के रखते हैं तो क्या होगा, इसमें रेगुलर करंट फ्लो होता रहेगा और जब रेगुलर करंट फ्लो होता रहेगा तो जो ये वायर है ये हीट हो जाएगा। हीट से टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा और हमारी जो वोल्टेज है वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम तभी यूज करेंगे के को जब हमें वर्क करना होता है। तो ये एक प्रिकॉशंस है, एक सावधानी है जो प्रैक्टिकल में हमेशा रखनी होती है। जब अक्सर इसमें बच्चे गलती करते हैं, प्रैक्टिकल करते समय वो इस की को लगे रहने देते हैं, भूल जाते हैं कि हमने की निकाली है नहीं। तो स्विच को ऑफ कर दीजिए। की निकालने का मतलब है स्विच को ऑफ करना। जैसे आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, ऑफ कर दीजिए, वरना अगर किसी भी अप्लायंसेस पर आप लगातार करंट फ्लो करते रहेंगे तो वो हीट हो ही जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर करंट फ्लो होगी और उसकी जो वोल्टेज है, जो उसकी पोटेंशियल है वो कम हो जाएगी।
तो उसकी पोटेंशियल कम ना हो, उसमें लगातार हीटिंग प्रोड्यूस ना हो, इसलिए जब हम यूज करना चाहें तभी इसको यूज करें वरना उसको बंद कर दें। तो ये की है। की कभी आपको मैं बता दूं, ओपन और क्लोज की का सर्किट आपको 10th में बता रखा है। अगर ये पॉइंट बीच में लगा हुआ है तो समझ लीजिए इस समय ये ऑन है, और अगर ये नहीं है तो ऑफ है। तो इसे ओपन बोलते हैं, इसे क्लोज बोलते हैं। इस तरीके से ये की हमारी है लगी हुई, इसको आप ध्यान दें। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट थे उस पर हमने एक वोल्टेज वी अप्लाइड कर दिया है। गैल्वेनोमीटर को हमने यहाँ पर यूज किया है, पी और क्यू को हमने यहाँ पर यूज किया है। अब क्वेश्चन आता है कि आर और एस कहाँ पर लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसको वर्क करते हैं, जब हमने इस तरह से इसको अरेंज कर दिया, उसके बाद हमने जब इस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि बैलेंस पॉइंट हमें ढूंढना होता है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज की मेन कंडीशन है कि उसका बैलेंस पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो बैलेंस पॉइंट कैसे पता चलता है, जब ये गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक जॉकी, इसको जे बोला जाता है, जॉकी एक पेन की तरह होती है जो इस वायर पर चला देते हैं। तो क्या होता है कि एक पॉइंट पर आकर के गैल्वेनोमीटर शून्य हो जाता है, यानी कि उसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो जीरो पे आ जाता है। वैसे भी गैल्वेनोमीटर अगर हम करंट फ्लो नहीं करेंगे तो निडल इस तरीके से रहती है, ये जीरो होता है, या तो वो इधर को जाती है निडल या इस तरफ जाती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ टच करेंगे, अगर प्लस पॉजिटिव है तो ये वायर इधर को जाएगा करंट, यानी कि निडल इधर हो जाएगी, और अगर हम लास्ट पॉइंट पे करेंगे टच तो निडल उस साइड में चली जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव है। इस तरीके से निडल मूवमेंट करती है। अगर आपका एक्सपेरिमेंट में डायरेक्शन एक ही तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन दूसरी तरफ जा रही है, तो उसका मेन रीजन क्या है कि यहाँ पर कोई लूजिंग है, कोई सर्किट आपका कहीं से लूज है, या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स या जो कि गैल्वेनोमीटर में कहीं पर टाइट नहीं है, कार्बन लगा होता है। मेन रीजन कार्बन भी होता है, क्योंकि जो कॉपर का वायर होता है उस पर कार्बन बहुत जल्दी आता है। तो कॉपर के वायर पर कार्बन की वजह से सर्किट जो है ब्लॉक हो जाता है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो पाता है, और उसके कारण जो है नेगेटिव वायर या नेगेटिव करंट फ्लो नहीं होगा, पॉजिटिव चलता रहेगा, तो डायरेक्शन को एक ही तरफ शो करेगा। तो सर्किट को अच्छे से टाइट कर लें और उसके जो कार्बन है उसको सही से करेंगे तो आपका डिफ्लेक्शन सही आएगा, बिल्कुल ठीक होगा। तो जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों डायरेक्शंस आपको शो हो गई, ए की तरफ पॉजिटिव, बी की तरफ नेगेटिव, तब जाकर के आपको पता चलता है कि आपका जो ये सर्किट है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। अब हमने क्या करना होता है कि जब ये इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं इसके बीच मिड पॉइंट पर जीरो होगा, यानी पोटेंशियल जीरो होगा, जहां पर ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कहीं ऐसा एक पॉइंट रखते हैं, मान लीजिए इधर चार्ज है और उसमें बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं जहां पर कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाएगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी उस पॉइंट पर। तो उसी पॉइंट को हमें ढूंढना होगा, वही पॉइंट हम यहाँ पर ढूंढते हैं। तो सपोज अगर किसी पॉइंट पर ये जीरो हो जाता है तो उसको हम L से इंडिकेट करेंगे। ये जो लेंथ होगी हमारी ये L इंडिकेट होगी, यानी वो लेंथ हमारी L से शो हो जाएगी, और उसके बाद जो रिमेनिंग लेंथ होगी वो 100 माइनस L हो जाएगी। तो ये R और S की जगह पर हम L और 100 माइनस L को यूज करेंगे और उससे फिर हम Q की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये है हमारा पूरा मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, मीटर ब्रिज का प्रोसेस। मैंने पूरा का पूरा डिटेल से आपको यहाँ पर बता दिया है। फिलहाल अब हम इसको सिस्टमेटिकल स्टार्ट करेंगे और एक एक करके मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। तो बहुत ही डीपली इसको समझें, बहुत ही ध्यान से इसको समझना होगा, तब जाकर के ये आ पाएगा। और ये प्रैक्टिकल से के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें साथ ही साथ जो वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। तो इस तरीके से इसको ध्यान से समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, वो ये आ जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। तो ऑलरेडी अभी मैंने लेक्चर में बता दिया है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग बनेगा वो बनेगा प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और साथ ही साथ हमें जब लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं छोड़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन को पूरा डिटेल से करना है। तो उसमें जो जो चीजें हमें मालूम है सब इसके अंदर लिखनी होती है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, इसको अगर हम 1 नंबर 2 नंबर में बोल सकते हैं। बाकी अगर हम इसमें करेंगे तो हमें प्रिंसिपल का हेडिंग लिखेंगे और उसमें हम लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ द मीटर ब्रिज इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज है, देखिए मैं अपनी लैंग्वेज को खुद बड़ा करके लिखूं वो अच्छा नहीं लगता है। आप समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जब आपका पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा लिख सकते हैं। वो क्वेश्चन आपकी कमांड में आ जाता है।
तो इसलिए फिजिक्स में मेन बेसिक चीजें ये हैं कि आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर चीज को समझना है। हम फोकस समझने पर कर रहे हैं, लिखने पर नहीं। लिखने पर आप उतना ही सेलेक्टिव लिखोगे जितना मैं बोलूंगा, लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं तो फिर आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में बनेंगे। तो इसलिए आपको फोकस करना है समझने पर और उसके बाद आप उसको डिटेल से लिखना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आ गया है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, अगर कभी बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज क्या है? तो इट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, एक वायर दिया है, उसका अननोन रेजिस्टेंस, हमने उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो किससे फाइंड होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से, मीटर ब्रिज की हेल्प से। व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल लगेगा, मीटर ब्रिज जो है इंस्ट्रूमेंट लगेगा। आप देखते हो कि जब भी कभी हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, होम अप्लायंसेस यूज करते हैं या कोई भी एपरेटस यूज करते हैं, तो उसके पीछे एक उसका प्रिंसिपल होता है, एक फार्मूला लगता है, उसी फार्मूले पर बेस्ड होता है। तो वो फार्मूला है हमारे पास, वो है जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? वो बाहर का स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर वो है, सॉफ्टवेयर को इसके अंदर यूज कर रहे हैं, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। देखिए, फिजिक्स का जो तरीका है समझने का, वो यही होता है कि आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है, कॉन्सेप्ट सीखने की वो करनी है। जब आपको सीखने की अपने अंदर रखेंगे तो आपको फिर उसी के अंदर बारीकियां निकलने लगेंगी। ठीक है, तो ये चीजें जरूर ध्यान देनी है। हर बार मैं हर लेक्चर में ये बात बोल दूंगा और बोल भी रहा हूँ और बोलता हूँ कि बच्चों को ये जो है कि खाली ये नहीं कि हमें से रटना है, रटना नहीं है, समझना है, समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर अपने लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन का हेडिंग आता है। तो कंस्ट्रक्शन को मैं ऑलरेडी अभी समझा चुका हूं आपको कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा। कंस्ट्रक्शन में आप बता ही देंगे, मैंने अभी बताया, दोबारा बताने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं कि 2L स्ट्रिप और 1I स्ट्रिप्स अटैच्ड या फिक्स्ड ऑन ए वुडन ब्लॉक एंड स्केल, मीटर स्केल और रेजिस्टेंस बॉक्स, अननोन रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस सब अपनी लैंग्वेज में अपना माइंड डेवलप कीजिए और उसको लैंग्वेज को अरेंज कीजिए। इसमें कोई नंबर नहीं करते हैं, आप कंस्ट्रक्शंस अपनी लैंग्वेज में देंगे तो ऐसा नहीं कि जो बुक में है या जो मैं बता रहा हूँ वही सही होगा। आप अपनी लैंग्वेज से अपने जो थिंकिंग है वो शो कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर ने खाली कंस्ट्रक्शन पढ़ना है आपका और आपको ये जानना है उसको कि आपको उसके बारे में जानकारी है। अब वो आप किस तरीके से करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो कंस्ट्रक्शन में भी 3, 4, 6 लाइनें आप भर सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन एक आधे पन्ने में तो नहीं होता है, उसके अंदर काफी कुछ लिखना पड़ता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो पूरी तरीके से खुल जाना होगा, आपने जितना उसके बारे में आता है सब लिखना है, उसमें सोचना नहीं है। तो उस तरीके से आपने लॉन्ग क्वेश्चन को फोकस करके काम करना है। तो कंस्ट्रक्शन आपका हो गया है। इसके बाद अपना अगला हेडिंग क्या आता है? इसके बाद हमारा हेडिंग जो आता है वो इसकी वर्किंग आ जाती है। तो आप इसकी वर्किंग पर भी फोकस कर सकते हैं। वर्किंग में मैंने आपको अभी बता दिया है कि वर्किंग में क्या होगा। सबसे पहले हम फर्स्टली एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ से निकालेंगे, इससे एक रेजिस्टेंस निकालेंगे जो नोन होगा। अब जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें कॉलम्स बने होंगे, उसमें नोन, अननोन, ये सब कुछ बना होगा। तो उसमें कॉलम्स बने होंगे, उस कॉलम से हम करेंगे। तो इसमें 3 चीजें निकल पाएंगी। जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स अगर आप निकालोगे तो R लिखा होगा उस टेबल के अंदर, उसके बाद L, उसके बाद 100 - L। ये 3 चीजें हमको पता होनी चाहिए। मान लिया आपको 3 ओम का रेजिस्टेंस आपने निकाला है यहाँ से, तो उसके बाद बैलेंस पॉइंट को ढूंढेंगे। वो बैलेंस पॉइंट मान लिया आपका 15 सेंटीमीटर आ गया है, तो बाकी जो बचेगा वो कितना बचेगा आपका 85 बच जाएगा। ये 3 चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आ रही। उसके बाद आपने 4 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, तो ये बैलेंस पॉइंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। मान लिया मैंने 4 का निकाल लिया, ये 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये मैं ऐसी आइडिया से बता रहा हूँ। इसी तरीके से आप रेजिस्टेंसेस निकालते चले जाएंगे, आपकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहेंगी। जब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, फिर इसके आगे हम क्या करेंगे वो आपकी जब थ्योरी वाला पार्ट अभी मैं कराऊंगा उसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं कि वर्किंग लिख सकते हैं इसकी, कि ये वर्क कैसे करता है। तो वर्किंग में क्या होगा, आपने पहले एक रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकाला। जब रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाला, जिसको हम नॉन रेजिस्टेंस कहेंगे, और गैल्वेनोमीटर को मूवेबल किया, जॉकी को मूवेबल किया, तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन 0 करा हमने, यानी कि बैलेंस पॉइंट कंडीशन पर फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड 100 - L। ठीक है, ये किया। ये वाला सर्किट आपका रेगुलर लगा रहेगा,
क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर काम कर रहा है। तो के हमेशा हमेशा क्लोज रहेगा, क्लोज इट मीन्स ओपन रहेगा यानी ऑन रहेगा और ये वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप इसमें वर्किंग में भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट इतना डीपली जाना होगा हमें। तो वर्किंग वाला हेडिंग भी आपका ये हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो वो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा थ्योरी। तो थ्योरी वाला हेडिंग अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको थ्योरी। यही एक ऐसा हेडिंग है जो आपके न्यूमेरिकल में, जो आपकी थ्योरी में और जो आपके प्रैक्टिकल में, तीनों में और कॉन्सेप्ट में भी, सब जगह पर ये बेस है। तो जो हम फार्मूला जितना भी हमने काम किया है उसको हम किसी न किसी फार्मूले में तो रखेंगे ना। तो वो फार्मूला जो है, जिस फार्मूले में हमें उसे रखना है, वो फार्मूला हम यहाँ से बनाएंगे। तो इसके अंदर जितना भी हमने अभी तक करा है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब कुछ, ये सब इसके अंदर मिक्स होकर के आएगा। मिक्स कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम वर्किंग वाले पर चल रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या किया होगा कि हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स एक रेजिस्टेंस फाइंड किया था। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, व्हेन अ नोन रेजिस्टेंस जो है हमारा P मान लिया, सपोज हमने, लेट द नोन रेजिस्टेंस इक्वल टू P। तो ये जो P है, हमने यहां से एक रेजिस्टेंस फाइंड किया। जैसे मैंने अभी आपको एक टेबल बना के बताई थी कि हम एक रेजिस्टेंस यहां से निकालते हैं, तो वो टेबल है यह। तो ये नॉन रेजिस्टेंस हमने P फाइंड किया, P निकाला उसमें से, ठीक है। Q जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है, एंड Q ऐसे लिख देंगे, द नोन रेजिस्टेंस इज Q, द नॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू Q। तो नॉन रेजिस्टेंस जो है वो Q है, P जो है वो नॉन रेजिस्टेंस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये R और S कैसे होगा। तो अब इसको बताने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जब यहां से हमने एक नॉन रेजिस्टेंस फाइंड किया है, तो निकाला है यहां पर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बैलेंस कंडीशन बनाएंगे। तो फॉर अ बैलेंस कंडीशन, अब बैलेंस कंडीशन को आपको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने कि व्हाट इज द बैलेंस कंडीशन। ये अभी हमने पिछले वाले चैप्टर उसमें भी पढ़ा था, वीट-स्टोक्स के क्वेश्चन में। बैलेंस कंडीशन हम उसे कहेंगे जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस जॉकी को मूवेबल कराएंगे, और मूवेबल कराने के बाद एक ऐसे पॉइंट पर आकर रोक देंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाता है। मैंने बोला ना कि इधर अगर है तो उसको धीरे धीरे लाएंगे तो ऐसे जीरो होगा, और अगर इधर नीडल है तो ऐसे से धीरे धीरे आएगी तो जीरो पे आएगी। तो वहां पर जीरो पर हम इसको रोक देंगे, यानी कि हमें वहां पे करंट जीरो आना चाहिए, यानी गैल्वेनोमीटर में नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा उसके अंदर। तब वो कंडीशन जो होगी वो बैलेंस कंडीशन कहलाएगी। तो फॉर ए बैलेंस कंडीशन AJ, जो AJ होगा हमारा, उसको L मान लेंगे, एंड BJ इक्वल टू 100 माइनस L, जो रिमेनिंग लेंथ होगी वो 100 में से माइनस कर दी जाएगी। तो BJ ये हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो AJ और BJ, तो ये R और S को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो R और S को हम इसको शो कर रहे हैं। सो वी गेट R अपॉन S। R की जगह पे मैंने L लिखा हुआ है और 100 की जगह पर मैंने 100 माइनस L कर दिया हमने इसके अकॉर्डिंग। देखो, इससे कंपेयर किया हमने, R की जगह ये हो गया, S की जगह ये हो गया, ठीक है। ये हो गया R अपॉन S। अब यहां पर जो है हमने जो प्रिंसिपल यूज किया था, वो प्रिंसिपल अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ R अपॉन S, जो R अपॉन S की वैल्यू है वो यहां पर पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू, देन वी गेट P अपॉन Q L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है, Q की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, क्योंकि Q ही हमारा नॉन रेजिस्टेंस है। अब इसको Q के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो Q को आप इधर ले जाइए और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देन Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, P 100 माइनस L अपॉन L। तो ये एक फार्मूला हमारा बन करके आ गया है। ये फार्मूला जो है ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है। P क्या है, यहाँ पर नॉन रेजिस्टेंस है जो हमें यहां से निकालनी है, हमें पता चल जाएगी प्रैक्टिकल से। L और 100 माइनस L क्या है,
ये लेंथ है, जो हमें प्रैक्टिकल से पता चल जाएगा। तो प्रैक्टिकल से हमें दो चीजें पता लगानी होती हैं, एक नॉन रेजिस्टेंस और एक लेंथ। तो ये दोनों ऑलरेडी हमें वहां से मिल जाएंगी। दोनों चीजें जैसी वहां से मिलती हैं इसके अंदर पुट कर देंगे इसकी और सॉल्व हो जाएगा आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसी क्वेश्चंस को नॉर्मली बताता हूं कि मान लिया सपोज हमने यहाँ से 5 ओम का रेजिस्टेंस निकाला और लेंथ जो है हमारी 50 आ गई है, मान लिया 50 पर आकर के बैलेंस कंडीशन बन गई है। तो उस कंडीशन में हमें जो है नॉन रेजिस्टेंस, जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ, तो उसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सपोज लेट ये एक पार्ट है, मतलब एक छोटा सा न्यूमेरिकल पार्ट मान लीजिए, या मैं समझाने वाला पार्ट बता रहा हूँ। ये आप जो अब जब क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाता तो वहाँ नहीं करना है ये, लेकिन एक समझाने वाला है क्योंकि टॉपिक चल रहा है हमारा, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप लैब में हैं और लैब में आपने जो नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने निकाला, मान लिया वो 5 ओम का निकाला, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस निकाला, लैब में होता है उसमें अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं, तो जो भी आप जिसकी भी की निकालेंगे उतने ओम का रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस बॉक्स से बाहर आ जाता है, यानी वो वैल्यू बन जाए, वो उसी उतने ओम का रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, अगर 2 2 और 1 2 2 1 तीन की अगर हम निकालते हैं तो वो 5 ओम बन जाता है। तो इस तरीके से उसमें काफ़ी एडजस्टमेंट है, आप 1 से लेकर के लास्ट तक के जितने भी उसकी कैपेसिटी है उतनी रेजिस्टेंस उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको लैब में जब जाएंगे तो आप वहाँ देखते हैं, वहाँ आपको पता चलता है। तो मान लिया मैंने यहाँ से 5 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब जब मैंने इसको बैलेंस किया, दूसरा काम क्या है मेरा, इसको बैलेंस करना होगा। जब मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ, मान लिया 50 पर आकर के, यहाँ कोई स्केल है यहाँ पर और यहाँ मान लिया 50 है लिखा हुआ सेंटीमीटर, यहाँ पर अगर ये जॉकी मेरी रुक गई है और यह गैल्वेनोमीटर 0 हो गया है, तो इस समय जो ये वैल्यू होगी मेरी L इक्वल टू वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें बस हमें बतानी होती हैं लैब में, और कुछ भी नहीं, ये दोनों चीजें आप निकाल लीजिए। तो अब ये दोनों चीजें इसके अंदर रखते हैं, तो हमें जो अननोन रेजिस्टेंस है, जो ये वायर हमने लगाया है यहाँ पर, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसके बेस पर हम निकालेंगे आंसर। करते हैं, सो वी गेट Q इक्वल टू, देखिए P की जगह पर मैं रखूंगा 5, 100 माइनस L यानी 100 माइनस 50 अपॉन 50। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 इंटू 50 अपॉन 50, 50 से 50 कैंसिल, 5 रेजिस्टेंस है इसलिए ओम लगा देंगे। तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ये 5 ओम का है, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, आप थोड़ा सा और चेंज करते हैं, अगर बाई चांस P की वैल्यू हमने 3 ओम निकाली है और L जो है हमारा 30 सेंटीमीटर आ रहा है, सपोज उस कंडीशन में हम क्या कर पाएंगे, Q इक्वल टू 3 इंटू 100 माइनस 30 अपॉन 30, L की जगह पे रखा हुआ है मैंने, तो 3 इंटू 70 अपॉन 30, 3 से इसको कट किया, 10 आ गया, 0 से कटा 7 ओम। तो यहाँ पर जो Q है वो 7 ओम का है, तो अब जो रेजिस्टेंस है वो 7 ओम का है। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस पे आपकी वैल्यूज अलग अलग होंगी, तो उस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने एक तरीका बताया है। अब क्वेश्चन 5-6 वैल्यूज आप ले लोगे, उसके बाद जब उसकी मीन वैल्यू निकालोगे तो आपका एक्यूरेट आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप प्रैक्टिकल में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हमें फाइंड करना होगा। तो उसके लिए फिर हम फिर एक हेडिंग लिखेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें वही ओम लॉ का यूज करना होगा। ओम लॉ क्या था हमारे पास, R इक्वल टू रो L अपॉन ए, तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब यहां पे R का मीन्स क्या है, वो रेजिस्टेंस है जो हमने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो रो इक्वल टू रेजिस्टेंस Q लिख दूंगा मैं, ए की जगह पाई R स्क्वायर लिखूंगा और L लिख दूंगा। तो ये जो फार्मूला मैंने बनाया है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का है। अब इसमें क्या क्या चाहिए होगा, देखिए Q आप फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, आपके पास प्रैक्टिकली पता चल चुका है, इस फार्मूले से आप लोगों को मैंने बता दिया तरीका कैसे करना था। पाई की वैल्यू आपको मालूम है, R कहां से आएगा, R जो है इस वायर का, जो वायर यहां पे आपने लगाया होगा उसका रेडियस है। तो 11th का यहां पर जो आपने पढ़ा होगा तो वहां का 11th का भी यहां पे यूज होगा। 11th में आपने स्क्रू गॉज पढ़ा है, स्क्रू गॉज से किसी वायर का डायमीटर फाइंड करना होता है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर बाय यूजिंग स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज से पहले आपको वायर का जो है डायमीटर निकालना होगा,
स्क्रू गॉज की हेल्प से। 11th का यहाँ पर यूज करेंगे हम प्रैक्टिकल, और उसको फिर हाफ कर देंगे, यानी कि d/2 कर देंगे, डायमीटर निकाल करके d/2 कर देंगे, तो वो रेजिस्टेंस रेडियस बन जाएगा, और उस रेडियस को हम यहाँ पर रखेंगे। अब L कहाँ से आएगा? L का मीन्स होता है जितना भी बड़ा वायर आपने यूज किया है उसको मीटर स्केल से सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये तो आप निकाल ही लोगे, स्केल ले लो एक नॉर्मल स्केल और सेंटीमीटर में उसको मेजर कर दोगे। ऐसी रेडियस भी है, इसको भी सेंटीमीटर में कर लेना, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको, तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिकली, और जब प्रैक्टिकली आप इसमें पुट करोगे तो आपको रो मिल जाएगा, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सीखा कि आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है इसका, और साथ ही साथ थ्योरी में भी आपने कैसे करना है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे करना है, तो समझ करके इसको करना है। इसके बाद मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप पूरी तरीके से अपनी लैंग्वेज में जो भी कुछ भी उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट है, 12th का सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट है, तो अगर हमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो हमें उसको आना चाहिए। उसके बाद हमें एक्सप्लेन करने के लिए फिर ना तो हमें समय की ज़रूरत होती है, ना फिर हमारी लिमिट अनलिमिटेड हो जाती है। मान लिया अगर आपको कोई चीज़ आती है और आपको लेक्चर के लिए बोला जाए, कोई स्पीच देनी पड़े, तो आप अगर उसके बारे में जानते हैं तो आप 1 घंटा 2 घंटा बोल लेंगे, लेकिन अगर आप रट के गए होंगे तो आप 10 मिनट भी स्टेज पर नहीं रुक पाएंगे। तो मेरा बार बार यही कहना है कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और इसके बारे में फिर लॉन्ग क्वेश्चन 2 पेज से कम का नहीं होना चाहिए, 2-3 पेज भरें और अच्छी तरह से डायग्राम बनाएं, पूरा एक्सप्लेन करें, और उससे ज़्यादा लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी आया था जिसका आंसर मैं ऑलरेडी पहले से दे चुका हूं कि कॉपर स्ट्रिप जो है, थिक कॉपर स्ट्रिप का ही यूज इसमें क्यों करते हैं। तो थिक कॉपर स्ट्रिप का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टिविटी होती है, लो रेजिस्टेंस या जीरो रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना कम रेजिस्टेंस होता है इसलिए, क्योंकि हम जब इसमें यूज कर रहे हैं और सारा करंट ये स्ट्रिप ही ले लेंगी तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही एक मेटल का यूज करना पड़ता है जिसका रेजिस्टेंस कम हो, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा और हमारी जो रीडिंग है उतनी एक्यूरेट आएगी। ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टिविटी है कॉपर की, इसलिए हम यूज़ करते हैं। ये मैग्नीन का होता है, मैग्नीन का आंसर मैं कल ऑलरेडी दे चुका हूँ क्वेश्चन में, और अभी भी आंसर मैंने दिया है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो सकता है। आप ये ना सोचे कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको नॉलेज रखनी है, उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके आप उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे, प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे, और जो भी एग्जामिनर होते हैं या कोई भी पूछता है आपके क्वेश्चन तो उसके आंसर अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर दिया है, मीटर ब्रिज का और व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड हाउ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। ये मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखा है, बाकी पूरे डिटेल्स के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन है और इसको डिफरेंट फॉर्म में आप कर सकते हैं, आंसर यही देना है बट क्वेश्चंस डिफरेंट फॉर्म में आएगा। ठीक है। वो किस तरीके से आएगा वो आप पीडीएफ फाइल्स में देख सकते हैं। तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं पोटेंशियोमीटर का पूरा डायग्राम डिस्कस करूंगा। प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी में भी ये बहुत जरूरी है, और हर साल आने वाला क्वेश्चन है, हमेशा आता है। मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर आते ही हैं ये क्वेश्चंस। तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर का जो पार्ट है वो मीटर ब्रिज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में भी और थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। तो हम बात करेंगे पहले पोटेंशियोमीटर की। तो सबसे पहले मैं शुरू से ही इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ द पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड हाउ टू वर्क इट एंड व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, और व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये सारा कुछ हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो एक एप्लीकेशन हम इस क्वेश्चन में करेंगे और एक एप्लीकेशन जो है वो इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूं और पोटेंशियोमीटर के बारे में मैं शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, ये क्या है? देखिए पोटेंशियोमीटर का मीन्स जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पोटेंशियल प्लस मीटर, यानी मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट करने वाला कोई ऐसा एपरेटस जो मेजर करता है। तो पोटेंशियल का मेजर करता है ये, पोटेंशियल को नापता है ये। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि पोटेंशियल को तो वोल्ट मीटर नापता है, पोटेंशियल को वोल्ट मीटर से मेजरमेंट करते हैं हम, फिर ये पोटेंशियोमीटर जो है ये क्यों और कैसे? तो इसका मेन रीजन ये है कि जो वोल्ट मीटर होता है वो एक छोटा एपरेटस है, और उसमें क्या होता है कि अगर आपकी वोल्टेज कोई स्मॉल अमाउंट का वोल्टेज चल रहा हो तो वो उसको मेजर नहीं कर पाता है, वो एक टेम्परेरी है।
मतलब जब तक उसमें एक अच्छा वोल्टेज ना जाए तब तक वो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उसमें छोटे मोटे स्मॉल वोल्टेज को वो मेजर नहीं कर पाता है, हमें पता ही नहीं चलता है, हम उसको नहीं देख पाते हैं। बट पोटेंशियोमीटर जो होता है ये छोटे से छोटे जो पोटेंशियल होता है या छोटे से छोटा पोटेंशियल का जो है लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी कि एक हल्का सा भी अगर इसके अंदर पोटेंशियल वर्क कर रहा होगा तो उसको डिफ्लेक्ट करके ये बता देगा कि इसके अंदर पोटेंशियल वर्क कर रहा है, यानी पोटेंशियल चल रहा है, जबकि वोल्टमीटर इस तरीके से नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में कंपेयर भी बता दिया आपको। कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में कंपेयर करिए, या मतलब व्हाई यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो उसका आंसर मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि ये क्या करता है, छोटे से छोटे डिफ्लेक्शन, छोटे छोटे पोटेंशियल का भी लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है, जिसे हम सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बोलते हैं। छोटा सा भी डिफ्लेक्शन हो और छोटा सा भी पोटेंशियल होगा, एकदम इसमें डिफ्लेक्ट हो जाएगा, चेंज आएगा एकदम तुरंत। तो ये सेंसिटिविटी होती है। अब बड़ा से बड़ा डिफ्लेक्शन आया, चेंज ही ना आए, तो वो फिर इंस्ट्रूमेंट हमें फायदा क्या, उसमें करंट चल रहा है, आप उसको टच करोगे आप प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए ये उसको शो करता है। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल, ठीक है ना, इट इज अ डिवाइस। बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के जो एंड्स हैं उस पर जो पोटेंशियल वर्क कर रहा है उसको मेजर कर लेता है, ये उसको पढ़ता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। लेकिन प्रिंसिपल को बताने से पहले मैं इसका कंस्ट्रक्शन, पहले इसका डायग्राम आपको बता देता हूं कि व्हाट इज द डायग्राम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो डायग्राम में हम इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं। देखिए इसका डायग्राम मैं यहां से शुरू कर रहा हूं और यही डायग्राम आपको बहुत बार मिलेगा। ये जो है इसका इनर्शियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां से एक वायर हमने 1 मीटर का या 100 सेंटीमीटर का वायर यहां पर लिया। अब यहां पर एक स्ट्रिप हम यहां पर लगाते हैं, एक स्ट्रिप यहां पर लगी होगी कॉपर की। कॉपर क्यों यूज करते हैं वो ऑलरेडी मैंने पहले से बता दिया है। अब वहां से फिर एक वायर और इधर को आएगा लाइक दिस, ये भी 100 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद यहां पर फिर एक स्ट्रिप लगी होगी ये, इसके बाद फिर यहां से एक वायर फिर इधर को जाएगा और यहां पर फिर एक स्ट्रिप लगी होगी और फिर यहां से फिर ये वायर पीछे की ओर बैक में आएगा और यहां पर आकर के एंड हो जाएगा इसका, ये बी पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं कि 3 स्ट्रिप यहां पर लगी हुई है कॉपर की। अब ये स्ट्रिप क्यों लगाई गई है, इस स्ट्रिप से 2 काम हो रहे हैं। पहला काम तो ये हो रहा है कि स्ट्रिप पे पेंच लगे हैं जिससे कि वायर खींचा हुआ है, और दूसरा क्या होता है कि इसकी करंट इस स्ट्रिप में फ्लो होकर के इसमें जा रही है, यानी कि ये पूरा एक 4 मीटर का वायर है जिसको हमने 1 मीटर वायर की तरह से बना दिया है, यानी कि करंट इसमें पूरी तरीके से फ्लो हो रही है। यहाँ स्ट्रिप कॉपर की ही ली जाएगी, कोई प्लास्टिक या किसी की नहीं ली जाएगी, क्योंकि कॉपर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हम करंट फ्लो करेंगे, यहाँ तक करंट फ्लो होगा, तो ये करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो फर्स्ट और लास्ट एंड है ये उस इंस्ट्रूमेंट का। तो जब भी कभी आप लैब में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें कई सारे वायर लगे होंगे, और एक अगर आपके सामने मीटर ब्रिज रख दिया जाए उसमें सिंगल वायर होता है। तो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों में यही डिफरेंस है कि मीटर ब्रिज जो होता है सिंगल वायर का होता है, जबकि पोटेंशियोमीटर जो होता है उसमें 4 वायर्स होते हैं और 4 से ज्यादा भी होते हैं। अभी मैं आंसर दूंगा आपको कि जो इतने सारे वायर हैं इसके अंदर लगाए गए हैं, इसका मेन रीजन क्या है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर का एक स्ट्रक्चर, सर्किट स्ट्रक्चर। ये जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वहां पर इसी तरीके से बनाया जाता है। अब इसके अंदर 2 सर्किट्स हम बनाएंगे, 2 सर्किट हमारे यहाँ पर बनेंगे इन एंड्स पर। देखिए फर्स्ट एंड जो ये है हमारा, तो इसे एक तो हमारा प्राइमरी सर्किट होता है, ए से हम इसको कनेक्ट करेंगे और इसमें 3 चीजें लगाएंगे हम। पहली तो की लगी होगी, की तो जरूर लगनी होती है, के। उसके बाद एक बैटरी लगाएंगे, उसके बाद एक रियोस्टेट लगाएंगे, रियोस्टेट, और ये है आपकी बैटरी, और ये इस तरीके से कनेक्ट हो गई है यहाँ पर। रियोस्टेट आप जानते हैं किसे कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं हम एक जो करंट को मेजर करती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ये, जिससे कि क्या होता है करंट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि घर के अंदर रेगुलेटर लगा होता है फैन के लिए, तो जब फैन को हम कम या ज्यादा करना होता है तो रेगुलेटर का यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से रियोस्टेट है, इसका काम क्या है कि करंट को बढ़ा घटा सकता है, ये बैटरी की वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता है।
बहुत कम यूज होता है, लेकिन एक डिफ्लेक्ट हमारे पास इसके अंदर एक जो है वो आता है, एक एरर आ जाता है जब हम पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल अक्सर करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो है वो प्रैक्टिकल सक्सेस नहीं हो पाता बच्चों से। वो उसका मेन रीज़न ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट एंड पर जब हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं तो डिफ्लेक्शन एक ही तरफ आता है। तो कई बार ये पूछा गया है कि ये डिफ्लेक्शन एक तरफ क्यों आता है, इस क्वेश्चन में भी है, जो क्वेश्चन मैंने इसके अकॉर्डिंग बोर्ड के पेपरों में देखे हैं, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस में भी ये पूछा गया है कि जो डिफ्लेक्शन वन साइड होगा उसका मेन रीज़न क्या होता है। तो उसका मेन रीजन मैं यही बताना चाह रहा हूं। वैसे तो मुझे आंसर लास्ट में बताना था, लेकिन मैं अभी बता देता हूं कि इसमें जो सेल लगे होंगे उनका जो ईएमएफ होगा वो अगर जो इसके अंदर बैटरी लगी हुई है ये इसके ईएमएफ से ज्यादा होगा तब भी ये डिफ्लेक्शन होता है। और दूसरा ये होता है कि जो लूजिंग है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। चलिए इसको हम अभी बताएंगे क्योंकि सेल कहाँ और कैसे यूज हो रहे हैं ये अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा। फिलहाल बात आ रहा हूं प्राइमरी सर्किट पर। तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट है, दो इसके अलग अलग एप्लीकेशंस है, प्रैक्टिकल है, दोनों में इतना सर्किट तो आपने बनाना ही बनाना है, प्रैक्टिकल में भी बनाना है, थ्योरी में भी बनाना है, ठीक है। अब जो है जो दूसरा सर्किट है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो टू सेल का हम यहाँ पर ईएमएफ कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर दो सेल यहाँ पर शो करने होंगे। ये सेल की जो सेल और बैटरी के सिंबल में बस इतना ही फर्क होता है कि बैटरी में एक से ज्यादा लाइनें खींची होंगी, सेल में केवल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की ही लाइन होती है, दो टर्मिनल होते हैं, जबकि बैटरी में कई सारे होते हैं। आप बड़ी बैटरी को देखेंगे तो उसके अंदर कई सारी प्लेट्स लगी होती हैं, जबकि सेल के अंदर केवल दो ही प्लेटें लगी होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, इन दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स को आप इस पॉजिटिव से अटैच कर देंगे और ये बैटरी का भी पॉजिटिव आप इससे अटैच है। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि सभी पॉजिटिव एक ही पॉइंट से ऐड होंगे और वो पॉइंट होगा ए। तो ए से हमने सबको ऐड किया है। उसके बाद अब हम चलते हैं टू वे की ओर। टू वे की क्या होता है, व्हाट इज द टू वे की? टू वे की हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर जैसे आप किसी चौराहे पे जाते हैं, तीन रास्ते हैं, दो रास्ते इधर से और एक जाने वाला है, यानी कि जो आउटगोइंग है वो एक ही है और इनकमिंग दो है, दो रास्ते हैं और एक इनकमिंग है। तो वहां पर क्या होता है कि अगर हम इधर से ट्रैफिक आ रहा है तो टकराने का खतरा हो जाता है, तो इसको रोक देंगे तो इधर वाला ट्रैफिक चलेगा, फिर इसको रोक देंगे तो इधर वाला ट्रैफिक चलेगा, यानी कि टू वे, दो रास्तों को एक रास्ते में कन्वर्ट किया है। तो ठीक उसी तरीके से ये E1 है सेल हमारा और ये E2 है। अगर हमने E1 को कनेक्ट करना है तो हमें ये वाला पॉइंट ऑन करना पड़ेगा, यानी ये वाली की हमें ऑन करनी पड़ेगी, इसको हम A बोल देते हैं, A की है। और अगर हमें E2 को कनेक्ट करना है, E2 को वर्क कराना है, तो फिर हम इस वाली को बंद कर देंगे और इस वाली को ऑन कर देंगे। तो इस तरीके से अगर A को ऑन कर दोगे तो E1 काम करेगा, B को ऑन कर दोगे तो E2 काम करेगा। और यहां से ये जो की है, यहां से फिर एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे हम, वो गैल्वेनोमीटर जो है जॉकी के फॉर्म में नीचे की ओर चला जाएगा और वो इस वायर पर चलेगा। गैल्वेनोमीटर से जो हमने कनेक्शन दिया है वो उस वायर पर चलेगा। तो ये इसका पूरा एक कंस्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है। इसी में मैंने आपको वर्किंग भी बता दी है, सब कुछ इसी तरीके से हो गया है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आ गया है। तो हमारा ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी सर्किट हो गया है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट। अब हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे करते हैं, तो कौन कौन से हेडिंग हमें लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में इसमें रखने होते हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर के बारे में हमने लिख दिया, उसके बाद हेडिंग आता है प्रिंसिपल। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर? तो प्रिंसिपल जो है अगर हम शॉर्ट में लिखूं तो मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल दूंगा उसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को बोलते हैं हम V/L। ये फार्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, या आपने पीछे भी पढ़ा है उसमें जब E = V/L होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट उसे कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ या विद रेस्पेक्ट टू द लेंथ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल का चेंज होना, यानी चेंज द पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू द लेंथ इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप इसको ऐसे समझो, यहां प्लस पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल वर्क कर रहा है और इस माइनस पर सबसे कम पोटेंशियल वर्क कर रहा है। तो यहां पर ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल करेगा और ये धीरे धीरे ये पोटेंशियल हमारा कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे ये पोटेंशियल कम होता चला जाएगा और फिर यहां पर आकर के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कम हो रहा है लेंथ के अकॉर्डिंग कम हो रहा है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को बढ़ाने के लिए ये इतना बड़ा वायर यूज किया गया है। अगर ये भाई छोटा सा वायर यूज करते हैं हम
तो उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना हो जाता है, तो यहाँ पे छोटे मोटे डिफ्लेक्शंस हमें नहीं पता चलते। तो ये हमने जूम करके बड़ा बनाया है ताकि हमें एक एक चीज क्लियर करके दिखे। अगर इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट का है तो 10 वोल्ट जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में यानी छोटे छोटे पोटेंशियल्स में डिफरेंट हो गई है 10 वोल्ट, यानी कि इसके अंदर 2.5 वोल्ट होगा, इसके अंदर 2.5, इसके 2.5 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और अगर हम एक छोटा सा वायर लेंगे तो उसके अंदर 10 वोल्ट होगा छोटा सा, तो उसमें आप छोटे मोटे मेजरमेंट को नहीं पता लगा सकते, तो इसलिए इसको हमने बड़ा वायर लिया है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसका प्रिंसिपल इसी पोटेंशियोमीटर का, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर ये वर्क करता है। तो अगर एक नंबर में आप इसको भी लिख देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को और उसके बाद उसको डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट मींस इट इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू द लेंथ, तो भी आपको एक नंबर उस प्रिंसिपल में मिल जाता है। इसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शंस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कंस्ट्रक्शंस क्या होता है। कंस्ट्रक्शंस में आप लिख सकते हैं a 4 meter wire connected like this, 3 I tips and A and B with the first and last end of this instrument, and this is the primary circuit between A and B in which key, battery and rheostat are connected in series, and in secondary circuit E1 and E2 with the 2 cells। अब यहाँ पर E1 और E2 2 cells हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है तो वो सेल भी पूछ लिए जाते हैं कि वो सेल कौन कौन से होते हैं। तो वो सेल लेक्लांसे और डैनियल होते हैं। लेक्लांसे और डैनियल सेल है, तो अब लेक्लांसे और डैनियल सेल के बारे में केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपने उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जो सेल के अंदर जो हम वो यूज करते हैं केमिकल, वो केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो डैनियल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है और लेक्लांसे में कौन सा होता है। लेक्लांसे में NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड होता है, और डैनियल जो है वो कॉपर का उसका बाहर का पार्ट होता है, तो कॉपर सल्फेट उसके अंदर यूज होता है। तो दोनों का EMF फाइंड करना होता है। तो एक हमने लेक्लांसे ले लिया, एक हमने डैनियल ले लिया। तो ये E1 और E2 2 cells आर कनेक्टेड विद टू वे की, एंड द आउटपुट point of this key connected to the galvanometer and galvanometer connect to the jockey। तो इस तरीके से ये पूरा कंस्ट्रक्शन हमारा यहां पर आ गया है। अब वर्किंग कैसे करेंगे, वर्किंग के बारे में भी समझ लीजिए। देखिए वर्किंग कैसे होगी, तो कंस्ट्रक्शंस के बाद हम वर्किंग पे पहुंचते हैं, उसके बाद थ्योरी पे जाएंगे। तो वर्किंग कैसे करेंगे, ये जो हमारा प्राइमरी सर्किट है ये ऑलरेडी कनेक्ट होगा, यानी कि K इज ऑलरेडी ऑन, यानी K इज क्लोज्ड। तो K को हम क्लोज रखेंगे और इसके बाद E1 और E2 कनेक्ट होंगे। पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल 2 वे की से कनेक्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, की A, जो की A है हमारी, इसको ऑन करेंगे। तो जब की A को ऑन करेंगे यानी कि जो हमारी पिन होगी वो इसमें लगा देंगे, तो ऑन करेंगे और गैल्वेनोमीटर से हम इसका क्या करेंगे, बैलेंस पॉइंट ढूंढेंगे, यानी कि वहां पर देखेंगे जहां पर कोई वोल्टेज काम नहीं कर रही है। 0 आना चाहिए गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन। तो जैसे गैल्वेनोमीटर पे कहीं 0 आएगा वहां पर रुक जाएंगे और इसकी डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे, उसको हम L1 बोलेंगे। जो E1 के लिए जो डिस्टेंस होगी वो हमारी L1 होगी। उसके बाद फिर सेकंड में हम क्या करेंगे, तो मैं साथ साथ में इसकी वर्किंग एंड थ्योरी एक साथ ही लेकर के चलता हूं, तो इसको हम एक साथ ही कर लेते हैं, वर्किंग एंड थ्योरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ की A इज क्लोज्ड, की A को हमने क्लोज किया है, तो क्लोज किया होगा तो E1 वर्क करना स्टार्ट कर देगा। क्लोज का मतलब ये नहीं कि बंद कर दिया है, क्लोज का मतलब हमने इसमें पिन लगा के उसको ब्लॉक कर दिया है, यानी कि अब वो जो है फंस गया, खाली जगह नहीं रही है उसके अंदर, उसको रोक कर दिया, तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो उस कंडीशन में E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 हो जाएगी, यानी जितना E1 होगा उतना L1। तो यहां पर हमने क्या करेंगे, ये L1 क्या है, ये L1 जो है वो लेंथ है, ये वो लेंथ है जिस पर इस गैल्वेनोमीटर को 0 करके दिखाया गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से इफ की B इज क्लोज्ड, अब हम की B को क्लोज कर रहे हैं तो E2 काम करना स्टार्ट कर देगा। अब हमने वो B लगा दी, A हटा दी, B पर लगा दिया, तो B काम कर रहा है। अब B काम कर रहा है तो एक डिस्टेंस हमारी फिर कहीं ना कहीं पर 0 आएगा, तो वो L2 हो जाएगा। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 हो गया हमारे पास, तो ये L2 में से कन्वर्ट हो गया। अब E1 और E2 दोनों आ गए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, देन E1 अपॉन E2, L1 अपॉन L2। प्रोपोर्शनल का साइन दोनों से हट जाएंगे, क्योंकि अगर हम करना चाहें तो यहां पर कर सकते हैं,
आप इसको एक काम करते हैं, इसको एक स्टेप हमने कम नहीं करना है, तो E1 इक्वल टू KL1 एंड E2 इक्वल टू KL2। यहाँ K कांस्टेंट है, वो दोनों के लिए होगा क्योंकि पोटेंशियोमीटर हमारे पास एक ही है। देन E1 अपॉन E2 KL1 KL2, K से K कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन L2। तो यहां पर जो हमारा फार्मूला बन के आया वो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ गया। तो दिस इज द रेशियो ऑफ द EMF ऑफ टू सेल्स। यहां पर जो सेल दे रखे हैं E1 और E2, इनका रेशियो आ गया है, यानी जो लेंथ का रेशियो होगा वही रेशियो जो होगा उसके EMF का होगा। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, हाउ टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। तो हमें उन दोनों सेलों का रेशियो कैसे फाइंड करना है वो मैंने यहां पर आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में लास्ट में वही पूछा गया है कि जो है इसमें जो ये डिफ्लेक्शन से एक तरफ क्यों आता है, उसका रीजन है, 2 रीजंस है। पहला रीजन तो ये है कि ऐसा हो सकता है कि इस बैटरी का नेगेटिव, जैसे ये देखो आप दोनों सेल का टर्मिनल प्लस में है लेकिन बैटरी नेगेटिव में हो, है ना। तो अगर बैटरी का नेगेटिव ज्वाइंट होगा इस प्लस से तो भी डिफ्लेक्शन एक तरफ आएगा। और सेकंड ये होगा कि बैटरी का जो EMF है वो EMF इन जो सेल है, सेल का EMF अगर बैटरी के EMF से ज्यादा है, मान लीजिए इन दोनों सेलों को हम मिला करके इसके EMF से ज्यादा हो रहा है, बैटरी वीक पड़ रही है, तब भी ये काम होगा। तो बैटरी को स्ट्रांग होना जरूरी है, ये स्ट्रांग रहेगी तभी डिफ्लेक्शन दोनों तरफ आएगा। और दूसरा, इसका नेगेटिव इसके साथ ऐड नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ऐड होना चाहिए। तो ये 2 रीजन है जिनकी रीजन की वजह से डिफ्लेक्शन होता है। तो वो डिफ्लेक्शन ना आए उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ था। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में कितना बड़ा लिख सकते हैं वो अब आप पर डिपेंड करता है, और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको लिखनी है, आपको डिस्क्राइब करनी है। थैंक यू।